Hello all of you. This is CS Shailesh Solanki here. Now, जो रिवीजन सीरीज जो मैं करने वाला था, ठीक है, तो 10 रिवीजन सीरीज फॉर इनकम टैक्स और यू कैन से डायरेक्ट टैक्स इज एप्लीकेबल फॉर सीए इंटर, सीए में इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव नवंबर 2020 और दिसंबर 2020 एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर आप सीए के बच्चे हो तो आपको नवंबर के अंदर एग्जाम होता है, सीए में इंटर एंड सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए उनके एग्जाम दिसंबर के अंदर होता है, तो उनके लिए ये वीडियोस एप्लीकेबल है, ठीक है। Now, as we know that in income tax there are 5 heads of income, 5 heads of income, or you can say there are 5 sources of income, ठीक है। कौन कौन से 5 heads of income है? तो पहला वाला जो head है that is income from salary, दूसरा वाला जो head है that is income from house property, third head is income from business or profession, fourth head is of capital gain, fifth head is of income from other sources. So what we are going to do today is हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी कवर करने वाले हैं आज के जो लेक्चर है, आज का जो ये रिवीजन वीडियो है, इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू कवर इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट विद इट बेटा। अब किसी भी इनकम को चार्ज करने के लिए, जैसे इनकम टैक्स के अंदर चार्जिंग सेक्शन है दैट इज सेक्शन 4, ठीक है। इनकम टैक्स में चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 4, जिसने चार्ज किए हुए कि इनकम के ऊपर आपका टैक्स लगेगा ऐसा करके, ठीक है। तो जो हेड्स है उस हेड्स के अंदर भी एक एक चार्जिंग सेक्शन है। तो जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी का सेक्शन नंबर 15 हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन नंबर 22 है, बिजनेस प्रोफेशन के लिए अगर आप बोलोगे तो सेक्शन नंबर 28 है, देन कैपिटल गेन्स के लिए सेक्शन नंबर 45 सब सेक्शन 1, ओके, देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के लिए सेक्शन नंबर 56। तो ऐसे चार्जिंग सेक्शन होना जरूरी है। चार्जिंग सेक्शन क्या बताता है कि हाँ भाई इस इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो वैसे इनकम फ्रॉम सैलरी का जो चार्जिंग सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 15 क्या बोलता है आपको? सेक्शन नंबर 15 आपको बताता है कि कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा और कब टैक्स लगेगा। पहले तो दो चीजें ध्यान रखनी होती है, कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा, ठीक है। चार्जिंग सेक्शन दो चीजें बताता है, कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा, दूसरा चार्जिंग सेक्शन क्या बताता है अपने को कि कब टैक्स लगेगा, ठीक है। मतलब मैंने आज इनकम कमाई तो उस इनकम के ऊपर मेरे को टैक्स कब भरने को आएगा, ठीक है। क्या वो इनकम इस प्रीवियस ईयर में कवर होगा, क्या वो इनकम पिछले प्रीवियस ईयर में कवर हुआ रहेगा, क्या वो इनकम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में कवर होने वाला है, तो ये सारी चीजें कौन बताएगा मेरे को? चार्जिंग सेक्शन बताएगा। तो चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है? सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स आइदर ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसीट बेसिस। मतलब वो ड्यू हो या फिर तुम्हें मिला, रिसीट हुआ, ठीक है। कोई भी ड्यू बेसिस या रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर, जो भी रहेगा तुम्हें उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। इसका मतलब क्या बोलते हैं भाई? टैक्सेबल सैलरी जो है, टैक्सेबल सैलरी के अंदर क्या क्या आएगा? एडवांस सैलरी भी आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी आएगा, अरियर्स ऑफ सैलरी भी आएगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या आपके पास सैलरी के अंदर आपको टैक्स लगाने का है, बट सैलरी के अंदर टैक्स लगाने के लिए क्या होना चाहिए? तो सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि जो बंदा एक काम कर रहा है और जो बंदा उससे काम करवा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग लैंग्वेज बोले तो ये मेरा एम्प्लॉई हो गया, और ये जो बंदा मुझसे काम करवाएगा उसको मैं एम्प्लॉयर बोलता हूँ। तो इनकम टैक्स बोलता है उनके बीच में मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए। कौन सा रिलेशनशिप होना चाहिए? मास्टर एंड सर्वेंट का। दैट इज अ पेयर एंड रिसीवर के बीच में, ओके, पेयर एंड पे, और यू कैन से पेयर एंड रिसीवर के बीच में कौन सा रिलेशन होना चाहिए? मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशन होना चाहिए। दैट इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स को सैलरी मिलती है, तो पार्टनर सैलरी इज नॉट टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी, बट दैट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। एमपी एमएलए वगैरह को सैलरी मिलती है तो उनकी सैलरी भी यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होती है, उनकी सैलरी को टैक्स किधर लगता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, ठीक है। तो पार्टनर की सैलरी, वापस बोल रहा हूँ, पार्टनर की सैलरी को टैक्स कहां पर लगेगा? पार्टनर की सैलरी को टैक्स लगेगा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के अंदर। एमपी एमएलए की जो सैलरी आएगी उसको टैक्स कहां पे लगेगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, ठीक है, बिकॉज वहां पे कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉई जैसा कोई रिलेशनशिप बन रहा नहीं है, ठीक है। नाउ टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वन इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड वन इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। Contract of service that will be covered under the salary, but contract for service will be covered under what? PGBP, ठीक है। PGBP मतलब क्या? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं देखो, सैलरी इज अर्न एट अ प्लेस वेयर द सर्विसेज इज रेंडर्ड। सैलरी कहां पे आप अर्न करोगे? जहां पे आपने सर्विस दिया रहेगा वहां पर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ केसेस है, एम्प्लॉई
एम्प्लॉयर, प्लेस ऑफ सर्विस, सैलरी रिसीव्ड एंड वेदर इट इज टैक्सेबल और नॉट। ठीक है, तो आपने कहीं का भी एम्प्लॉय हो, कहीं का भी एम्प्लॉयर हो, कोई लेना देना नहीं है। बट अगर प्लेस ऑफ सर्विस उसका इंडिया में है, ठीक है, तो भले तू सैलरी जिंदगी में किधर भी कमा भाई, सैलरी रिसीव्ड कहीं पर भी रहेगा पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो दैट सैलरी विल बी टैक्सेबल ओवर हियर। दूसरा, एम्प्लॉय कोई भी होने दो, एम्प्लॉयर कोई भी होने दो, ठीक है, प्लेस ऑफ सर्विस पूरे दुनिया में कहीं पर भी होने दो, बट अगर वो सैलरी रिसीव इंडिया में हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। फिर अगर तुम्हारा एम्प्लॉय रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, अगर आपका एम्प्लॉय क्या है बेटा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया है, तो उसका एम्प्लॉयर कहीं पर भी होने दो, क्या लेना देना है उससे, ठीक है। प्लेस ऑफ सर्विस, कहां सर्विस दिया उससे कोई लेना देना नहीं, सैलरी कहां पे रिसीव हुआ उससे भी कोई लेना देना नहीं है, बट दैट विल बी टैक्सेबल ओवर हियर। क्यों टैक्सेबल ओवर हियर? बिकॉज वो कौन है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ठीक है। अगर वो बंदा इंडियन सिटीजन है, अगर वो बंदा कौन है, इंडियन सिटीजन है, ठीक है, इंडियन सिटीजन है, और उसका एम्प्लॉयर जो है वो कौन है, गवर्नमेंट है, उसका एम्प्लॉयर कौन है बेटा, गवर्नमेंट है, ठीक है, और प्लेस ऑफ सर्विस कहां पर है, आउटसाइड इंडिया में, प्लेस ऑफ सर्विस यहां पर नहीं है, प्लेस ऑफ सर्विस कहां पे, आउटसाइड इंडिया में, ठीक है, तो भले वो सैलरी कहीं पर भी रिसीव करे, उससे कोई लेना देना नहीं, उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। बट ये वाला जो केस है ये स्पेशल केस है। ये केस क्या बोलता है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या तो नॉन रेसिडेंट है, अगर तुम्हारा एम्प्लॉय कौन है, नॉन रेसिडेंट है, या तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है, और उसका एम्प्लॉयर कोई भी होने दो, कोई लेना देना नहीं उससे। अगर वो प्लेस ऑफ सर्विस कहां पर है, आउटसाइड इंडिया है, मतलब इंडिया के बाहर अगर उसने सर्विस प्रोवाइड करी हुई है, ठीक है, तो सैलरी रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, सर्विस भी बाहर दिया, सैलरी रिसीव भी आउटसाइड इंडिया में हुआ, सो दैट विल बी टैक्सेबल क्या, नो, इट विल नॉट बी टैक्सेबल, ठीक है। ये कहां का सिनारियो बता दिया मैंने, ये स्कोप ऑफ टोटल इनकम के अंदर ये सारी चीजें कवर होती है, ठीक है, तो उसका एक समरी टाइप यहाँ पे बना के दे दिया। आगे क्या लिखा है देखो, एनी अमाउंट रिसीव्ड बिफोर ज्वाइनिंग द एम्प्लॉयमेंट और आफ्टर द सेसेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, आपको एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करने के पहले अगर एम्प्लॉयर ने कुछ पैसे दिए, या तो एम्प्लॉयर से आप जुदा हो गए, अलग हो गए, ठीक है, वहां से निकल गए, और निकलने के बाद भी आपको कुछ पैसा मिला, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, ठीक है, एंड दैट विल बी टैक्सेबल, एंड टैक्सेबल कहां पर होगा, यहाँ पर टैक्सेबल होगा, ठीक है। So these are the basic points that we have to remember for this salary topic. Okay. Now उसके बाद जो next part है that is income from salary. तो income from salary में क्या क्या चीजें कवर होती है सर? तो income from salary के अंदर देखो कितनी चीजें कवर होती है। income from salary के अंदर क्या क्या आएगा? बेसिक सैलरी आएगा, अलाउंस आएगा, प्रोविडेंट फंड आएगा, ग्रेचुटी आएगा, पेंशन आएगा, लीव सैलरी आएगी, एनुएशन फंड, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, एडवांस सैलरी, अरियर्स ऑफ सैलरी, बोनस, देन परक्यूजिट्स, ये सब का टोटल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस सैलरी, और फिर उसमें से डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 आप क्या कर दो, माइनस कर दो। अब जो डिडक्शंस है, आपको कितने डिडक्शन मिलेंगे सर? तो 3 डिडक्शन आपको अलाउड होंगे। कौन कौन से डिडक्शन? एक स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a), देन एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड देन प्रोफेशन टैक्स, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी सैलरी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ऐसे कैलकुलेट करोगे, इसमें से डिडक्शन ले लो, जो अमाउंट आया दैट विल बी द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, दैट विल बी व्हाट, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। ये आपके स्टेटमेंट में चला जाएगा। कौन से स्टेटमेंट में? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के स्टेटमेंट में ये सैलरी चली जाएगी, ठीक है। सो एक एक चीज फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a), स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a इज अलाउड, ठीक है। अलाउड कितना? मैक्सिमम ₹50,000, मतलब तुम्हारा सैलरी जितना है वो, या तो फिर 50,000 विच एवर इज लोअर, ठीक है। मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको? 50,000 रुपया मिलेगा। लास्ट ईयर तक ये कितना था? 40,000 था, अभी ये लिमिट बढ़ा के कितना कर दिया? 50,000 कर दिया, ठीक है। तो ये एक अमेंडमेंट वाला पार्ट है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। देन उसके बाद जो है, उसके बाद क्या है बेटा? बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी जो है, बेसिक सैलरी मतलब क्या? तुम्हारी एक बेसिक एक अमाउंट उन्होंने डिसाइड करी होती है, तो वो बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी के अंदर होता क्या है कि जो अपने को क्वेश्चन दिया रहता ना, उस क्वेश्चन के अंदर या तो वो लोग नेट बेसिक सैलरी देंगे, या तो वो लोग ग्रॉस बेसिक सैलरी देंगे। तो सर कौन सा लिखने का कौन सा होता है? लिखने का बेटा ये होता है ग्रॉस सैलरी। नेट का मतलब क्या है? सारे एक्सपेंसेस वगैरह को डिडक्ट करके हुआ रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोफेशन टैक्स आपके सैलरी में से डिडक्ट करके दिया, या तो टीडीएस आपके सैलरी में से डिडक्ट किया, या तो आपने मान लो आपने लोन लिया होगा एम्प्लॉयर के पास से, और उस लोन का इंस्टॉलमेंट उसने उसमें से डिडक्ट कर लिया, ठीक है। तो वो नेट सैलरी आपको दिया होगा, पर उतना थोड़ी सैलरी टैक्सेबल रहेगा यार।
तुम्हारा सैलरी तो एक्चुअल क्या है, ग्रॉस सैलरी टैक्सेबल रहेगा। तो नेट अगर दिया हुआ है तो नेट को क्या लाने का, ग्रॉस पे लेके आने का। अभी नेट को ग्रॉस पे कैसे लेके आएंगे, सारी चीजें ऐड करके, जो सारी चीजें डिडक्ट करी हुई है वो सारी चीजों को ऐड कर दो। क्या ऐड करेंगे सर, एडिंग में क्या होगा, प्रोफेशन टैक्स ऐड कर दो, टीडीएस ऐड कर दो, पीएफ का कंट्रीब्यूशन वगैरह कुछ भी रहेगा, लोन का इंस्टॉलमेंट वगैरह, कोई भी अमाउंट रहने दो बेटा, अगर वो चीज तुम्हारे सैलरी में से डिडक्ट करी हुई है तो उसको ऐड करो। ठीक है, तो वो नेट बेसिक सैलरी में ये सारी चीजें ऐड करोगे तब जाके तुमको क्या मिलेगा, तब जाके तुमको मिलेगा ग्रॉस बेसिक सैलरी। क्या मिलेगा बेटा, ग्रॉस बेसिक सैलरी। ठीक है ना। सेकेंड पार्ट किसका है सर, सेकेंड पार्ट है अलावेंस का। ठीक है, अलावेंस मतलब क्या, कुछ आपके मंथली एक्सपेंसेस रहेंगे, उस मंथली एक्सपेंसेस के लिए आपको एक अमाउंट मिलती है, वो सारी अमाउंट को क्या बोलते हैं, अलावेंस बोलते हैं। ठीक है, अलावेंस वैसे तो क्या है बेटा, अलावेंस जितने भी अलावेंस मिलते हैं वो सारे के सारे अलावेंस कैसे टैक्सेबल है, ऑल अलावेंसेज आर टैक्सेबल। ठीक है, बट कुछ एग्जेम्प्ट अलावेंसेस दिए हुए हैं। अभी वो एग्जेम्प्ट अलावेंस कौन कौन से, जैसे कम्यूटेशन अलावेंस। कम्यूटेशन अलावेंस मतलब क्या, तुम्हारे ऑफिस से लेके घर, घर से लेके ऑफिस तक आने जाने का जो खर्चा दिया जाता है उसको बोलते हैं कम्यूटेशन अलावेंस। अभी कम्यूटेशन अलावेंस अगर कोई नॉर्मल बंदा है ना तो उसके लिए फुल्ली टैक्सेबल, बट अगर हैंडीकैप पर्सन है तो उसके लिए बोला है भाई एग्जेम्प्ट अप टू व्हाट 3200 पर मंथ। ये मैक्सिमम अमाउंट है। मैक्सिमम अमाउंट मतलब क्या, मान लो अगर मुझे 8000 रुपए का अलावेंस मिल रहा है, आई एम हैंडीकैप पर्सन मान लो, ठीक है, 8000 रुपया पर मंथ के हिसाब से मिल रहा है, तो 8000 में से 3200 एग्जाम रहेगा, बैलेंस जो बचाएगा, ठीक है, बैलेंस मान लो इधर कितना बचेगा, 4800 रुपया कुछ बैलेंस बचेगा, तो वो 4800 मेरे लिए क्या हो जाएगा बेटा, टैक्सेबल। ठीक है, फिर आपके चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए वो लोग कुछ खर्चा देंगे, दैट इज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो उसके लिए ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम कितना चाइल्ड, सो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना, ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, पर मैक्सिमम कितनी लिमिट दी है, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। फिर दूसरा क्या है, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस चिल्ड्रन को रखने के लिए, मान लो तुम्हारा चिल्ड्रन किधर पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए अगर हॉस्टल का जरूरत पड़ा तो उस हॉस्टल के लिए उन्होंने कुछ खर्चे के लिए कॉम्पनसेशन दिया, वो कॉम्पनसेशन कितना, हॉस्टल अलाउंस कितना, ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड, बट दैट इज ऑल्सो मैक्सिमम 2 चाइल्ड। ठीक है, दैट इज अलाउड ओनली फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। फिर उसके बाद अंडरग्राउंड अलाउंसेस, अंडरग्राउंड अलाउंस कितना, ₹800 पर मंथ। फिर ट्राइबल एरिया अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस गांव खेड़े में किधर भेज दिया, ₹200 पर मंथ, इतना अलाउंस एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अलाउंसेस टू द एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट बिजनेस, अगर कोई ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है तो उस ट्रांसपोर्ट बिजनेस में काम करने वाले एम्प्लॉय को कुछ खर्चा मिलता रहेगा। ठीक है, तो उसको अगर वो अलाउंस मिला तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, देखो 70% ऑफ द अमाउंट रिसीव, मतलब मान लो मेरे को 80,000 रुपया मिला, ठीक है, तो 80,000 का 70%, दैट इज व्हाट 56,000, ये अमाउंट और 10,000 विच एवर इज लोअर, लोअर कितना आया 10,000, दिस विल बी अलाउड एज एग्जेम्पशन टू मी। ठीक है, मतलब क्या 80,000 की जो अमाउंट मिले उस 80,000 में से आप क्या करोगे बेटा, 80,000 में से 10,000 डिडक्ट कर लोगे और बाकी का बैलेंस कितना बचेगा 70,000, दैट 70,000 विल बी व्हाट टैक्सेबल। ठीक है, next very important thing, that is a house rent allowance. House rent allowance, this is exempt under section what 1013A। अब हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, अगर आपका कोई एम्प्लॉई है, वो एम्प्लॉई अगर मान लो कोई रेंटेड हाउस के अंदर रहता है, ठीक है, तो उसका रेंट कॉम्पेंसेट करने के लिए एम्प्लॉयर अगर कुछ खर्चा देता है तो उसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, मान लो आपका 10,000 रुपए का रेंट है, उसमें से 6,000 रुपया वो एम्प्लॉयर बोलता है मैं भरूंगा, तू मत भर 6,000, मैं 6,000 भरूंगा, तू कितना बेर करेगा, तू खाली 4,000 बेर करेगा, तो उसको जो पैसा मिला उस पैसे को बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। अभी उसका डिडक्शन कैसे मिलेगा, 50% और 40% ऑफ द सैलरी। ठीक है, 50% और 40% ऑफ सैलरी, सर सैलरी मतलब क्या इधर, तो सैलरी का डेफिनेशन इधर दिया है, सैलरी का मतलब क्या, बेसिक सैलरी आनी चाहिए, डीए इन टर्म्स आना चाहिए और टर्नओवर कमीशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डीए इन टर्म्स, डीए इन टर्म्स का मतलब होता है वो डियरनेस अलाउंस का अमाउंट जो अमाउंट आपके रिटायरमेंट बेनिफिट में क्या होने वाला है, ऐड होने वाला है। रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर, रिटायरमेंट बेनिफिट में क्या होने वाला है बेटा, ऐड होने वाला है, उस अमाउंट को बोलते हैं डीए इन टर्म्स। ठीक है, सो 50% और 40% ऑफ द सैलरी और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल आप जितना अमाउंट रिसीव करोगे वो, और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर, इन तीनों कैलकुलेशन करो, तीनों में से जो भी कम आएगा दैट विल बी अलाउड टू यू एज अ रिडक्शन। ठीक है, 50% किधर किधर लेने का, अगर वो एम्प्लॉयर मुंबई, दिल्ली या चेन्नई या तो कोलकाता के अंदर है तो लेने का, 40% किधर लेने का, इन एनी अदर स्टेट। ठीक है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता के अलावा अगर किसी और स्टेट के अंदर है तो वो कंसिडर करेगा। ठीक है, अभी एंटरटेनमेंट अलाउंस जो ऊपर आया था, उस एंटरटेनमेंट अलाउंस के डिडक्शन का अलग ट्रीटमेंट है, उसका ट्रीटमेंट क्या बोलते हैं ये लोग, उसका ट्रीटमेंट ये लोग बोलते हैं अगर तू गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना तो तेरे को बेनिफिट है,
अदर एम्प्लॉय है ना, तो कोई बेनिफिट नहीं। अदर एम्प्लॉय के लिए एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए क्या बोला मालूम है, पहले हम लोग उसको टैक्सेबल करेंगे, पहले हम लोग उसको क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे। इसका मतलब क्या, पहले तो स्टेटमेंट में उसको ऐड कर, पहले उसको क्या कर, ऐड कर। फर्स्ट क्या कर, तू उसको इंक्लूड कर। सर इंक्लूड कर दिया, अभी क्या करूं, अभी तू गवर्नमेंट एम्प्लॉय है क्या, मैं बोला हाँ मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, तो तू डिडक्ट कर सकता है। अभी डिडक्ट कैसे करेगा, 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी। बेटा फॉर्मूला देखना इधर, 1/5 ऑफ व्हाट, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का 1/5 कैलकुलेट करो, किया, एक्चुअल अमाउंट जितना रिसीव्ड हुआ वो, और ₹5,000 विच एवर इज लोअर विल बी अलाउड टू यू एज अ डिडक्शन फॉर दिस। ओके, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। बट अगर आप कोई दूसरा एम्प्लॉय हो, अदर एम्प्लॉइज की कैटेगरी के हो, ठीक है, मतलब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, तो फिर आपको खाली ऐड करने का, मतलब योर अलाउंस विल बी फुल्ली टैक्सेबल, आपको कोई डिडक्शन मिलेगा नहीं। ठीक है, फिर हमारे कुछ आर्म फोर्सेस के जो मेंबर्स है उनके लिए कुछ अलाउंस दिए हुए हैं, जैसे काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस दिया हुआ है, इट इज एग्जेम्प्ट अप टू व्हाट 3,900 पर मंथ। हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस दिया हुआ है, 9,000 फीट से लेके 15,000 फीट तक है तो 1060 पर मंथ, 15,000 फीट से ऊपर है तो 1,600 पर मंथ। ठीक है, स्पेशल कॉम्पेंसेटरी हाई एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंसेस, जहां पर रोज बरोज जहां पे हमला होते रहता है, तो वैसी जगह पे अगर आपका पोस्टिंग है तो उस जगह के पोस्टिंग के लिए आपको जो भी अलाउंस मिलेगा उसका 4,200 विल बी एग्जेम्प्ट टू यू। फिर आइलैंड ड्यूटी अलाउंसेस, मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ द अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो उनके लिए कितना बोला हुआ है, 3,250 पर मंथ विल बी अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है, उतना अमाउंट आपको क्या मिल जाएगा, सॉरी नॉट डिडक्शन, दैट विल बी एग्जेम्पशन। इतना अमाउंट आपको क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी कुछ अलाउंसेस ऐसे है जो अलाउंसेस आपको मिलेंगे बट दैट अलाउंस विल बी एग्जेम्प्ट। अभी उसका एग्जेम्पशन किस पे डिपेंड करेगा, उसका एग्जेम्पशन डिपेंड करेगा बेटा आप कितना अमाउंट स्पेंड करते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या, मान लो आपको 100 रुपया मिला, तो 100 में से अगर आपने 20 रुपया स्पेंड किया ना, तो 20 रुपया एग्जेम्पशन, बाकी 80 रुपया विल बी फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, कौन कौन से ऐसे, ट्रैवलिंग एंड टूर और ट्रांसफर अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, traveling on tour or transfer allowances, conveyance allowance, uniform allowance, daily allowances for a day-to-day office expenses, helper allowance और the research allowances। ठीक है, ये सारे allowances का आपको exemption मिलेगा, बट कैसे मिलेगा, amount exempt will be equals to what, amount spent, amount exempt will be equals to what, amount spent। ठीक है, पढ़ लो, चलो आगे बढ़े। ये जितने भी अलाउंस हमने दिखाए वो सारे के सारे अलाउंस एग्जेम्प्ट है, कौन सा सेक्शन में, 1014 में, except one, that is what, house rent allowance, which is exempt under section what, 1013A, which is exempt under section 1013A। दिमाग में डाल दो, जितने भी अलाउंसेस बताए वो सारे के सारे अलाउंस 1014 के अंदर एग्जेम्प्ट है, बट हाउस रेंट अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1013। ठीक है, बाकी कोई भी अलाउंसेस इनके अलावा, ये 10 की जो लिस्ट दी हुई है, इनके अलावा अगर कोई भी अलाउंसेस आया तो दैट अलाउंस विल बी फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, अब डियरनेस अलाउंस जो आपको मिलता है, महंगाई बढ़ने की वजह से आपको जो एक्स्ट्रा अर्निंग्स दी जाती है, ठीक है, महंगाई को कॉम्पेंसेट करने के लिए वो लोग आपको जो पैसा देते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज डियरनेस अलाउंस। अब डियरनेस अलाउंस अगर इन टर्म्स दिया हुआ है या नॉट इन टर्म्स दिया हुआ है, अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया, इन टर्म्स का मतलब क्या, वो रिटायरमेंट बेनिफिट में ऐड होगा, मतलब आपकी ग्रेचुटी वगैरह के अंदर वो ऐड हो जाएगा आपको पैसा। नॉट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब क्या, वो रिटायरमेंट बेनिफिट में ऐड नहीं होगा। इफ नथिंग इज गिवन अबाउट द डीए देन अज्यूम इट इज नॉट इन टर्म्स। अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बोला हुआ है तो इट विल बी कंसीडर्ड टू बी एज व्हाट, नॉट इन टर्म्स। ठीक है, सो अब जो नेक्स्ट डिस्कशन है दैट इज अ डिस्कशन ऑफ व्हाट, प्रोविडेंट फंड। अभी प्रोविडेंट फंड का जो डिस्कशन है, प्रोविडेंट फंड क्या बोलता है भाई, प्रोविडेंट फंड के लिए क्या बोला हुआ है इन्होंने, सबसे पहले स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। देखो तीन टाइप के प्रोविडेंट फंड डिस्कस करने अपने को, एक स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, दूसरा रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और तीसरा जो है दैट इज अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो पहला स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, अभी ये इसके अंदर खाता कौन खुलवाता है, इसके अंदर जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है इधर इग्नोर, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्जेम्प्ट। ठीक है, इंटरेस्ट जो इसमें मिलेगा वो एग्जेम्प्ट। और फिर एसपीएफ के अंदर ये सारा पैसा आपका जब जमा हो जाएगा, तो जमा होने के बाद जब लमसम अमाउंट आपको रिसीव्ड होगा, ठीक है, वो जो लमसम अमाउंट आपको आएगा दैट अमाउंट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट एंड दैट फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन व्हाट, 1011। ठीक है, वैसा ही प्रोविडेंट फंड है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड नॉट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फॉर अदर एम्प्लॉइज। ठीक है, बट ये गवर्नमेंट की मर्जी से चलने वाले या तो फिर गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज किए हुए ये प्रोविडेंट फंड है। अगर आप इसमें पैसा डालोगे
तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अभी के लिए इग्नोर, ठीक है। वैसे बता दो, एम्प्लॉयर का जो भी एम्प्लॉय का जो भी कंट्रीब्यूशन रहता है उसको डिडक्शन उसमें मिलता है, कहाँ पे मिलता है, एटीसी में डिडक्शन मिलता है, मतलब सैलरी के लिए अभी फिलहाल के लिए ये इग्नोर। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन उसको मिलेगा, दैट कंट्रीब्यूशन विल बी एग्जेम्प्ट, बट वो एग्जाम के लिए क्या बोला है, 12% ऑफ द सैलरी। अब जहां जहां पे ये सैलरी वर्ड आएगा ना, याद रखने का सैलरी वर्ड का मतलब क्या है। सैलरी मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए इनकम्स प्लस टर्नओवर कमीशन, ठीक है। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन विल बी एग्जाम्प्ट अप टू 12% ऑफ द सैलरी। इंटरेस्ट जो भी इसके अंदर आएगा दैट विल बी एग्जाम्प्ट अप टू व्हाट, 9.5%। अब ये सारा पैसा जमा होके इधर जमा हो गया। अभी ये पैसा जो तुम्हें मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो जो पैसा आएगा लमसम अमाउंट जो कुछ भी एम्प्लॉय के हाथ में आएगा, दैट अमाउंट विल बी फुल्ली एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10(12), ठीक है। बट ये जो लमसम अमाउंट है, उस लमसम अमाउंट को एग्जाम करवाने के लिए आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। व्हाट आर द कंडीशंस बेटा, पहला ध्यान से देखो। लमसम अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द आरपीएफ इज फुल्ली एग्जाम्प्ट ओनली इफ द एम्प्लॉय हैज रेंडर्ड अ सर्विस फॉर एटलीस्ट 5 years। एम्प्लॉय ने क्या करना चाहिए, 5 साल का सर्विस देना चाहिए कम से कम, ठीक है। 5 साल से कम की सर्विस है तो ये एग्जाम्प्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो उसने 5 साल की कम की सर्विस दी, ठीक है, 5 साल के पहले वो तुम्हारे यहाँ से रिटायर हो गया, बट रिटायर होने के लिए उधर 3 केसेस है, ठीक है, तो फिर वो पूरा का पूरा अमाउंट फुल्ली एग्जाम्प्ट ही रहेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर 5 साल की सर्विस मिनिमम देना जरूरी है, मिनिमम नहीं देगा तो क्या होगा, ये अमाउंट एग्जाम्प्ट नहीं रहेगा, मतलब ये अमाउंट क्या बन जाएगी, टैक्सेबल बन जाएगी। बट अगर वो 5 साल के पहले पहले मान लो रिटायर होते हैं और उस रिटायर होने के लिए ये 3 केसेस है, ठीक है, तो ये 3 केस के अंदर वो जो भी अमाउंट मिलेगा वो पूरा का पूरा अमाउंट क्या रहेगा, एग्जाम्प्ट रहेगा, ठीक है। क्या 3 केसेस है, देखो बेटा। पहला, एम्प्लॉय हैज रिटायर्ड ड्यू टू द अनकंट्रोलेबल रीजन। अनकंट्रोलेबल रीजन फॉर एग्जांपल डेथ। डेथ को तू कंट्रोल कर सकता क्या, नहीं कर सकता सर, ठीक है, तो उसके वजह से अगर गया तो ठीक है। आगे, एम्प्लॉयर का बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया। अरे भाई, एम्प्लॉयर का बिजनेस अगर डिसकंटिन्यू हो गया तो मैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर पैसा रख के करेगा क्या, ठीक है। तीसरा, द एम्प्लॉय हैज रिटायर्ड, वो यहां से निकल के दूसरी जगह पे ज्वाइंट हुआ और दूसरी जगह पे जाके बोल दिया, इधर वाले को बोल दिया, इधर वाले में इनका जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है उसमें पैसा डाल दो मेरा, ठीक है। इधर देखो, द एम्प्लॉय हैज रिटायर्ड एंड जॉइंड अ न्यू एम्प्लॉयर विद एन इंस्ट्रक्शन दैट हिज बैलेंस इन द आरपीएफ शुड बी ट्रांसफर्ड टू द न्यू एम्प्लॉयर। मेरे अकाउंट के अंदर जितना भी बैलेंस पड़ा हुआ ना, वो पूरा का पूरा बैलेंस क्या कर, ट्रांसफर कर दे। किधर ट्रांसफर कर दे, नया एम्प्लॉय के, नया जो मेरा एम्प्लॉयर है ना उसमें ट्रांसफर कर दे। अगर वो पैसा इधर ट्रांसफर कर दिया तो इसको जो भी एम्प्लॉय को जितना भी पैसा मिलेगा, दैट अमाउंट विल बी फुल्ली एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10(12). अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो अमाउंट जो है वो फुल्ली टैक्सेबल बन जाएगा। अदरवाइज क्या करो भाई, 5 साल की पूरी सर्विस दो, 5 साल एटलीस्ट, ठीक है, मिनिमम 5 साल। एटलीस्ट का मतलब क्या, मिनिमम 5 साल की सर्विस देना जरूरी है। Now, the next point is what, unrecognized provident fund. सर अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर पैसा डाल सकते हैं क्या, डालना, बिंदास डाल, बिंदास डाल, बिंदास डाल, किसने रोका है तेरे को भाई, ठीक है। सो ये अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर, अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर अगर आप पैसा डालोगे, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है भाई, तेरे को पैसा डालना, तू बिंदास डाल। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट मिलती मजे ले फुल्ली एग्जाम, इंटरेस्ट फुल्ली एग्जाम, ठीक है। बट जिस दिन तेरे को लमसम अमाउंट आया ना बेटा, ऐसी मार पड़ेगी ना कि तू भी सोचेगा। सर लमसम अमाउंट पे क्या होगा, एम्प्लॉय को बोला, सोने एम्प्लॉय डिस्ट्रीब्यूट कर सारी अमाउंट को, बोला किसमें डिस्ट्रीब्यूट करूं, तेरा कंट्रीब्यूशन कितना वो निकाल दे, तेरे कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट कितना है वो निकाल, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है वो निकाल, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे कितना इंटरेस्ट है वो निकाल। बोला सर निकाल दिया, अभी क्या करूं, तेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो तो तेरा ही है, चल चुपचाप घर पे चला जा, ठीक है। तेरे कंट्रीब्यूशन पे जितना इंटरेस्ट आया, दैट इज इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जितना आया, वो टैक्सेबल रहेगा अमाउंट, कहां पर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ये तो चीटिंग है। जब मैं कंट्रीब्यूशन दे रहा था, इंटरेस्ट आ रहा था, तब तुम बोला फुल्ली एग्जाम, हाँ तो जानबूझ के बोला ना तेरे को, ताकि तू एंकरेज होएगा यूपीएफ के अंदर, और यूपीएफ में तू अगर पैसा डालेगा तो फ्यूचर में जाके हमको टैक्स मिलेगा ना भाई उस पे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन विल बी व्हाट, टैक्सेबल। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन विल बी व्हाट, टैक्सेबल, बट कौन से ऐड में, इनकम फ्रॉम सैलरी के ऐड में। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो आएगा दैट विल आल्सो बी टैक्सेबल, बट कौन से ऐड में बेटा, इनकम फ्रॉम सैलरी के ऐड में, ठीक है। तो ये अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का चीज हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोविडेंट फंड, ठीक है। कौन सा प्रोविडेंट फंड है, 3 प्रोविडेंट फंड है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के अंदर आपको जो लमसम पैसा मिलेगा वो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अनरिकग्नाइज्ड रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर जो पैसा मिलेगा वो भी पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा,
बट 5 साल की मिनिमम सर्विस देना जरूरी है। अगर 5 साल की मिनिमम सर्विस नहीं दी है और उसके कारण 3 है, ठीक है, तो वो कारण 3 के अंदर भी आपको एग्जाम मिल जाएगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। और अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर आपकी जो भी अमाउंट आएगी उस अमाउंट को क्या करने का, आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने का, ठीक है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके क्या करो भाई, टैक्स भरो उसके ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्रेचुटी। ग्रेचुटी कैसे, ग्रेचुटी का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय अपने खुशी से अगर कोई पैसा अगर देता है, एम्प्लॉयर अगर अपने खुशी से कोई पैसा देता है तो उसको बोलते हैं ग्रेचुटी भाई, ये ग्रेचुटियस से रहता है, ठीक है। अगर वो ग्रेचुटी दे रहा है, ठीक है, तो उसमें तेरा भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, उसका भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो अभी इसमें हम लोग ये क्या देखेंगे कि ग्रेचुटी तुम्हें कब मिल रहा है, अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी जो आ रही है वो कब आ रही है। अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ रही है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, आप काम कर रहे हो और ड्यूरिंग द कोर्स मतलब आपकी जॉब चल रही है और जॉब चलते वक्त अगर आपको आ रही है तो दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। बट आप रिटायरमेंट ले रहे हो और रिटायरमेंट के वक्त पे आपको ग्रेचुटी मिल रहा है तो दैट ग्रेचुटी विल फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन व्हाट 1010। कौन से सेक्शन में, 1010 के, बराबर 1010 के सेक्शन में आपको क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब एग्जाम कैसे होगा, तो एग्जाम होने के लिए उन्होंने बोला कि पहले चेक करो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या, बहुत बड़ा फायदा, फुल्ली एग्जाम। सर 15 लाख का ग्रेचुटी है, एग्जाम। 1 करोड़ का ग्रेचुटी है, एग्जाम। 2 करोड़ का ग्रेचुटी है, एग्जाम। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो पहले ये चेक करो बेटा कि वो पोगा वाला एम्प्लॉय है या अदर एम्प्लॉय है। व्हाट इज पोगा सर, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। अगर उसके फैक्ट्री वगैरह को पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल होता है तो उसका कैलकुलेशन कुछ अलग तरीके से करेंगे, और अगर पोगा वाला एम्प्लॉय नहीं है, मतलब उसके फैक्ट्री को पोगा एप्लीकेबल नहीं है, तो उसका कैलकुलेशन कुछ अलग तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे कैलकुलेशन, ये क्या कैलकुलेट कर रहे हो आप, ये एग्जेम्प्ट अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा हम, एग्जेम्प्ट अमाउंट। अब एग्जेम्प्ट अमाउंट कैसे आएगा, इधर 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ। 15/26 15 दिन, 4 संडे महीने में छुट्टी दे दो, ठीक है। 15 दिन 4 संडे महीने में छुट्टी दे दो तो कितना बचेगा, 26 दिन काम करने का बचेगा। तो 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। जितना आपको अमाउंट रिसीव्ड हुआ वो पूरा का पूरा अमाउंट, या तो फिर 20 लाख, विच एवर इज लोअर, ये तीनों में से जो भी लोअर रहेगा दैट विल बी द एग्जेम्प्ट अमाउंट, ठीक है। अदर एम्प्लॉय के केस में क्या सर, अदर एम्प्लॉय के केस में हाफ इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और ₹20 लाख विच एवर इज लोअर। अब जहां जहां पे ये सैलरी पर मंथ वर्ड आता है तो उधर अपने को थोड़ी घंटी बजनी चाहिए कि सैलरी पर मंथ का मतलब क्या है। तो सैलरी पर मंथ इधर क्या बोला हुआ है, सैलरी पर मंथ इधर बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने बोला, सैलरी पर मंथ का मतलब लेटेस्ट बेसिक पर मंथ, ठीक है। रिटायर होने के पहले जो है तो लेटेस्ट बेसिक सैलरी पर मंथ प्लस लेटेस्ट डीए और बोथ पर मंथ, ठीक है। आगे इधर सैलरी पर मंथ के लिए क्या बोला, एवरेज बेसिक सैलरी पर मंथ। एवरेज बेसिक सैलरी पर मंथ बोला बेटा, इधर लेटेस्ट बोला था, इधर एवरेज बोल दिया। यहाँ पे क्या बोला, एवरेज डीए, बट इधर कौन सा, ओनली इन टर्म्स। इधर बोथ बोला, इधर क्या बोला, खाली इन टर्म्स वाला ही लेना, मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट वाला ही लेना। फिर इधर देखो एवरेज टर्नओवर कमीशन बोल दिया, इधर एवरेज टर्नओवर नहीं था, इधर एवरेज टर्नओवर कमीशन बोल दिया पर मंथ। अभी एवरेज कितना लेने का वो भी तो बताओ, तो एवरेज ऑफ द प्रीसीडिंग 10 मंथ्स, पिछले 10 महीने का एवरेज ले। पिछले 10 महीने की सैलरी कैलकुलेट कर, पिछले 10 महीने की बेसिक सैलरी ले ले, पिछले 10 महीने का डीए ले ले, पिछले 10 महीने का टर्नओवर कमीशन ले ले। सर ले लिया क्या, हाँ ले लिया सर, ठीक है। अब ये तीनों का टोटल कर, इसको डिवाइड बाय 10 कर दे, आंसर आ गया। ये तुम्हारी क्या हो गई, एवरेज बेसिक सैलरी पर मंथ हो गया, वो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई हो गया। अभी नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस, अगर पोगा है तो कैसे कैलकुलेट करने का, फ्रैक्शन को राउंड ऑफ करने का। अगर ये 6 महीने से ज्यादा का फ्रैक्शन है तो राउंड ऑफ करने का, मतलब मान लो 25 साल एंड 9 महीने की सर्विस दी तो फ्रैक्शन विल बी राउंडेड ऑफ टू व्हाट 26 इयर्स। बट अगर नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस अगर इधर है, कहां पर, नॉन पोगा एम्प्लॉइज में, तो नॉन पोगा एम्प्लॉइज के केस में क्या करने का, डू नॉट राउंड ऑफ, फ्रैक्शन को राउंड ऑफ नहीं करने का, ठीक है। पोगा एम्प्लॉय का मतलब क्या, वो एम्प्लॉय जिसको पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 अप्लाई होता है, ठीक है। दैट विल बी गिवन इन क्वेश्चन, उसके लिए अपने को सोचने की जरूरत नहीं है कि उसको एप्लीकेबल है नहीं, ठीक है। तो रिटायरमेंट के बाद आपको एक ग्रेचुटी मिलेगा। दूसरा क्या मिल सकता है आपको, पेंशन मिल सकता है। दूसरा क्या मिल सकता है आपको, पेंशन, ठीक है। तो पेंशन क्या होता है, मंथली अमाउंट रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट, जनरली मंथली अमाउंट ही आती है लोगों को, ठीक है। तो पेंशन के केस में क्या बोला हुआ है उन्होंने, अगर आप मंथली अमाउंट जो पेंशन आपका है, मान लो आपका पेंशन डिसाइड हुआ 10,000 रुपया, ठीक है। इस 10,000 में से आप ऐसा बोलते हो 60% मुझे कमिटेड चाहिए, 70% अनकमिटेड चाहिए। नाउ व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, ठीक है। अगर मैंने बोला 60% मुझे कमिटेड चाहिए, कमिटेड का मतलब होता है मैं एक लमसम अमाउंट उठा ले रहा हूं,
मैं एक लमसम अमाउंट उठा ले रहा हूँ, और 70% जो है मुझे अनकमिटेड चाहिए। अनकमिटेड मतलब क्या, ये मंथली बेसिस पे मुझे चाहिए। तो ये जो मंथली बेसिस वाला है ना, इसके लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया फुल्ली टैक्सेबल। बट अगर ये कम्यूटेड पेंशन है, तो कम्यूटेड पेंशन के लिए क्या बोला, जो भी लमसम अमाउंट आपको आएगा ना, दैट लमसम अमाउंट विल बी व्हाट, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010A। और अगेन वापस से, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो दैट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो क्या करने का सर, अदर एम्प्लॉयज के केस में, अदर एम्प्लॉय के केस में उन्होंने बोला कि अगर वो ग्रेचुटी रिसीव्ड है, अगर उस बंदे को ग्रेचुटी मिला है, तो एग्जेम्प्ट अमाउंट विल बी 1/3 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड। ये जो भी आपको जो भी कम्यूटेड पेंशन मिल रहा है ना, उसका 1/3 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड। और अगर वो मान लो ग्रेचुटी रिसीव नहीं हुआ है, उसको, उस बंदे को ग्रेचुटी नहीं मिला था, ठीक है, तो फिर एग्जेम्प्ट अमाउंट विल बी व्हाट, हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव। तो फिर एग्जाम अमाउंट क्या रहेगा बेटा, हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक क्या बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज लीव सैलरी। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, लीव सैलरी का टॉपिक है। ठीक है, तो ग्रेचुटी के बाद पेंशन, पेंशन के बाद दूसरा कौन सा है, लीव सैलरी। लीव सैलरी मतलब आपको मान लो एम्प्लॉयर आपका बोलता है कि आपको 40 दिन का लीव अलाउड है। अब उस 40 दिन में से आप सिर्फ और सिर्फ 10 दिन की लीव लेते हो, तो 30 दिन की लीव क्या हुई, अनयूज लीव हुई, मतलब उस टाइम पे आपकी सैलरी चल रही है। ठीक है, ये सब पेड लीव्स है। ठीक है, तो अनयूज लीव के लिए वो आपको क्या देंगे, क्रेडिट देंगे। अभी वो क्रेडिट आप कैसे लेते हो वो आप पे डिपेंड करेगा। वो लीव की सैलरी आप एम्प्लॉयमेंट के टाइम के ऊपर ही अगर आप ले लेते हो तो वो फुल्ली टैक्सेबल बन जाएगा। रिटायरमेंट पे लेते हो तो एग्जेम्प्ट है, बट एग्जेम्प्ट कैसे देखते हैं। ठीक है, इधर देखो, लीव सैलरी मींस एनकैशमेंट ऑफ अनयूज लीव, जो भी आप लीव सेव करोगे उसके लिए। If the employer allow 40 days of the leave every year, and if employee has taken only 10 days leave in a particular year, then the unused leave is of what, 30 days. अब उसके पास दो ऑप्शन है, एनकेश इमीडिएटली। एनकेश इमीडिएटली मतलब जिस दिन वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर है उसी दिन ले ले, मतलब तेरे सैलरी के साथ साथ लीव सैलरी ले ले, तो दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। अगर वो कैरी फॉरवर्ड करके बोलता है नहीं बाबा मैं रिटायरमेंट पे लेगा, तो रिटायरमेंट पे लेगा तो अच्छी बात है, तुझे कुछ एग्जामिशन देंगे। कौन से सेक्शन में देंगे, 1010AA के अंदर। कौन से सेक्शन में, 1010AA में। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है बेटा, मजे कर, फुल्ली एग्जाम। अगर अदर कोई एम्प्लॉई है, अदर एम्प्लॉई मतलब क्या, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर है, तो उसके लिए क्या बोला, एग्जाम अमाउंट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, लीव क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ। वापस देखो क्या वर्ड आया, एवरेज सैलरी पर मंथ। कितना लीव क्रेडिट है वो, मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ। फिर इधर 10 मंथ्स इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ, और यहाँ पे क्या, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और ₹3 लाख विच एवर इज लेस। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और ₹3 लाख विच एवर इज लेस। तो वापस से इधर कितनी चीजें, चार चीजें। पहला क्या, लीव क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय व्हाट, एवरेज सैलरी पर मंथ। दूसरा क्या, 10 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ। तीसरा क्या, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। और चौथा क्या, ₹3 लाख विच एवर इज लेस। नाउ इधर दो बातें, सर व्हाट इज एवरेज सैलरी पर मंथ एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लीव सैलरी। तो यहाँ पे देखो, लीव क्रेडिट। अभी लीव क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लीव क्रेडिट मतलब लीव एज अलाउड एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। गवर्नमेंट बोलता है मैक्सिमम 30 डेज का लीव अलाउड है, एक साल के अंदर 30 दिन का लीव आप ले सकते हो। सो मैक्सिमम 30 डेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस, इग्नोरिंग द फ्रैक्शन। 6 महीना 7 महीना ऐसा कुछ नहीं लेने का, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो 30 डेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस इग्नोरिंग द फ्रैक्शन। ओके, माइनस उसने कितना लीव लिया हुआ है वो लीव कैलकुलेट कर लो, तो जो भी बैलेंस बचेगा दैट विल बी कॉल्ड टू बी एज लीव क्रेडिट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीव क्रेडिट। ठीक है, एवरेज सैलरी पर मंथ कैसे लेंगे, एवरेज बेसिक पर मंथ ले लो प्लस एवरेज डीए इन टर्म्स पर मंथ ले लो। ठीक है, प्लस एवरेज टर्नओवर कमीशन पर मंथ ले लो। एवरेज बेसिक पर मंथ, एवरेज डीए इन टर्म्स पर मंथ, एवरेज टर्नओवर कमीशन पर मंथ। और ये एवरेज कौन सा लोगे, पिछले 10 महीनों का। ये एवरेज कौन सा लोगे बेटा, पिछले 10 महीनों का। ठीक है, ले लिया, हाँ ले लिया सर। और ग्रेचुटी के केस में मंथ ऑफ रिटायरमेंट शुड बी इग्नोर्ड बाय सिलेक्टिंग द 10 मंथ्स। वो जो 10 महीने का जो कैलकुलेशन है उसके अंदर अगर आप ग्रेचुटी का कैलकुलेशन कर रहे हो, ग्रेचुटी का कौन सा, नॉन पोगा वाला अगर कैलकुलेशन कर रहे हो, तो उसमें याद होगा उसमें भी क्या था, उसमें भी एवरेज आता है। तो उस एवरेज के टाइम पे जो आप रिटायरमेंट हो रहे हो ना जिस मंथ के अंदर, वो मंथ इंक्लूड नहीं करने का, उसका पिछले वाला महीना देखने का। बट लीव सैलरी के कैलकुलेशन के अंदर क्या करने का, वो मंथ इंक्लूड करने का। ठीक है, फिर दूसरा सुपर एन्युएशन फंड है क्या। ठीक है, सुपर एन्युएशन फंड में अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड और द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है, सेम ट्रीटमेंट है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जैसा ही। बट अगर अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में अगर आप पैसा डालते हो, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इधर इग्नोर, इंटरेस्ट पूरा का पूरा इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो एग्जेम्प्ट रहेगा अप टू व्हाट 1,50,000 पर एनम। ठीक है, जिस दिन भी आपको पैसा मिलेगा वो पूरा का पूरा पैसा एम्प्लॉय के हाथ में जिस दिन भी आएगा दैट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन व्हाट 1030।
कौन से सेक्शन में एग्जाम्प्ट हो जाएगा? 1013 के केस में। फिर दूसरा, नेक्स्ट नोट नंबर 8 इज व्हाट? वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन। व्हाट डू यू मीन बाय वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन सर? वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपका एम्प्लॉयर ऐसा बोलता है मैं वीआरएस देना चाहता हूं उस लोगों को, मतलब जो निकलेगा उसको मैं लमसम अमाउंट दे दूंगा, भाई निकल जाओ अभी मेरे पास से, ठीक है, मतलब मान लो कुछ ऐसी कोई लॉसेस वगैरह रहेगा तो उसने वीआरएस वगैरह कराया, ठीक है, तो उसकी कुछ गाइडलाइंस दी हुई है। वो गाइडलाइंस कहाँ पे लिखी हुई है? रूल नंबर 2B के अंदर लिखा हुआ है कि उसकी जो प्रिस्क्राइब कंडीशंस है वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब पर्टिकुलर क्लास ऑफ एम्प्लॉइज के लिए वो नहीं होना चाहिए, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही वो वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन का जो स्कीम है वो अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। अगर आप पर्टिकुलर क्लास के लिए कर रहे हो तो फिर ऐसा हो जाएगा इन लोग को निकालने का था इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो, तो वो चीज के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो इट विल बी एग्जाम्ड अंडर सेक्शन व्हाट? 1010C। वो 1010C में एग्जाम्प्ट होगा। अभी अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन विल बी व्हाट? सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीटेड। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीटेड, ठीक है। दूसरा क्या? सैलरी पर मंथ इनटू 1 मंथ, इधर 3 महीना इधर 1 महीना, ठीक है। 1 महीना मैंने लिखा हुआ है ताकि वो 3 महीना और 1 महीना फॉर्मूला थोड़ा ऐसा लगे इसके लिए, ठीक है, सेम लगे इसके लिए। तो सैलरी पर मंथ इनटू 1 मंथ इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस रिमेनिंग। मान लो मेरी 30 साल की सर्विस थी, 30 साल की सर्विस में से 25 साल पे गवर्नमेंट ने बोल दिया, सॉरी मेरी कंपनी ने बोल दिया कि आप वीआरएस ले लो, ठीक है, और मैं वीआरएस लेने को रेडी हो गया, तो इसको बोलेंगे नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीटेड, ओके। और मान लो मेरी 5 साल की सर्विस और पेंडिंग है, तो इसको बोलेंगे नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस रिमेनिंग। सो सैलरी पर मंथ इनटू 3 मंथ्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीटेड, सैलरी पर मंथ इनटू 1 मंथ इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस रिमेनिंग, और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और ₹5 लाख व्हिचएवर इज लेस, दैट विल बी द अमाउंट एग्जेम्प्ट, ओके। और सैलरी पर मंथ के कैलकुलेशन में क्या आएगा? लेटेस्ट बेसिक पर मंथ प्लस लेटेस्ट डीए इन टर्म्स पर मंथ प्लस लेटेस्ट टर्नओवर कमीशन पर मंथ। 3 चीजें कवर होगा बेटा, लेटेस्ट बेसिक पर मंथ, लेटेस्ट डीए इन टर्म्स पर मंथ एंड लेटेस्ट टर्नओवर कमीशन पर मंथ। लेटेस्ट लेने का, लेटेस्ट, ठीक है। फिर दूसरा है रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन का मतलब क्या होता है सर? रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन मतलब भगा दिया, लोगों को निकाल दिया, ठीक है। वीआरएस के अंदर क्या तुमको बोला जा रहा है, तुमको ऑप्शन दिया जा रहा है, तू निकलेगा क्या? इधर बोलेगा चल निकाल। तो रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, इट इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1010B। इट इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन व्हाट बेटा? 1010B। कौन सा सेक्शन में? 1010B। इसको याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हो, भगाया। और वॉलंटरी मतलब मेरे ऊपर है तो चॉइस है, इसके लिए 1010C, ठीक है। 1010C बिकॉज ऑफ चॉइस, 1010B बिकॉज ऑफ भगाया, ठीक है। तो भगाया के केस में क्या? अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, दिस अमाउंट विल बी गिवन इन क्वेश्चन। इसके लिए अपने को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और ₹5 लाख व्हिचएवर इज लेस, ठीक है। तो ये चीज होगी, ये रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन का केस हो गया बेटा। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10। नोट नंबर 10 जो है वो किसका है? अरियर्स ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी एंड बोनस। अरियर्स ऑफ सैलरी मतलब पिछले कुछ सालों की सैलरी अगर रहेगी, अगर वो सैलरी तुम्हारी बाकी है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अरियर्स ऑफ सैलरी। अब वो सैलरी अगर तुम्हारी पेंडिंग है तो वो सैलरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वो सैलरी अगर आपको अभी मिलती है तो दैट सैलरी विल बी फुल्ली टैक्सेबल। अभी वो सैलरी क्या रहेगा? फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। अगर आप एडवांस सैलरी लेते हो, एडवांस में आप सैलरी ले लेते हो, तो दैट एडवांस का सैलरी विल बी टैक्सेबल बिकॉज सेक्शन 15 अगर आपको याद होगा, चार्जिंग सेक्शन अभी हमने पढ़ा था, चार्जिंग सेक्शन ने क्या बोला था? ड्यू और रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर, ठीक है। पर अभी इसमें स्टेटमेंट वाइज वो लोग क्या कभी कभी घुमाते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल एडवांस सैलरी दिया तो हाँ भाई वो टैक्सेबल है, बट अगर बोला एडवांस अगेंस्ट सैलरी, सैलरी के अगेंस्ट में तुमने एडवांस लिया है तो वो सैलरी नहीं है, वो तो लोन है, ठीक है। तो दैट लोन विल बी व्हाट? इग्नोर्ड, ठीक है। जस्ट खाली एडवांस वर्ड दिया हुआ है तो एडवांस वर्ड को देख के ऐसा नहीं एडवांस सैलरी ऐसा नहीं रे बाबा, वो लोन है, दैट विल बी व्हाट? इग्नोर, ओके। बोनस के केस में क्या बोला हुआ? बोनस के केस में इट विल बी टैक्सेबल ओनली व्हेन इट इज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय, ठीक है। खाली डिक्लेयर किया तो नहीं, बोनस रिसीव होना जरूरी है। बोनस इज टैक्सेबल ऑन विच बेसिस? रिसीट बेसिस, क्योंकि डिक्लेयर तो कितना कुछ कर देंगे, पर डिक्लेयर करने के बाद दिया या नहीं दिया तो अननेसेसरी एम्प्लॉय के ऊपर बर्डन नहीं आना चाहिए उसके लिए। हाँ तेरे को बोनस मिलने वाला ना, चल टैक्स भर, अरे पर बोनस मिलने वाला बोला ना, दिया थोड़ी है बोनस, ठीक है। तो बोनस विल बी टैक्सेबल ऑन विच बेसिस? रिसीट बेसिस, ठीक है। तो ये एक केस हो गया। अभी इसके बाद जो पॉइंट आ रहा है दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सैलरी के अंदर सबसे बड़ा पॉइंट, और ऐसा बोल सकते हैं कि सैलरी में सबको अगर किसी को डर लगता है सैलरी चैप्टर से तो वो यही चैप्टर है, परक्यूजिट्स, यही टॉपिक है परक्यूजिट, ठीक है, जिसके अंदर सबको डर लगता है, ठीक है। अभी पर्क्स मतलब होता क्या है? पर्क्स इन द सेंस व्हाट? एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। तुम कोई बड़ा एम्प्लॉई है,
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, तो तुमको एक्स्ट्रा कुछ कंपनी देगा, बेनिफिट दे रहा है तुमको कंपनी, सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट परक्यूजिट। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इधर देखो, डिफरेंस के बारे में देखो, इधर मैंने बाइफरकेशन करके दिया। अलाउंस का मतलब क्या होता है और परक्यूजिट का मतलब क्या होता है। अलाउंस का मतलब क्या होता है बेटा, अलाउंसेस आर द फिक्स अमाउंट, ये फिक्स अमाउंट है जो आपको हर महीने की सैलरी के साथ मिलेगा, ठीक है, वेदर एक्सपेंस इनकर्ड और नॉट। परक्यूजिट जो है प्रोवाइडेड ओवर एंड अबव द मंथली सैलरी व्हेन द एक्सपेंसेस आर एक्चुअली, अगर एक्सपेंस होगा तो आएगा। जैसे इधर मेडिकल अलाउंस एम्प्लॉयर दे रहा है, ठीक है, तो ये मॉनेटरी अलाउंस हो गया। मेडिकल बिल इज पेड और रीइंबर्स बाय द फ्री मेडिकल फैसिलिटी, दैट विल बी व्हाट, नॉन मॉनेटरी। मेडिकल बिल्स पेड और रीइंबर्स, तो ये कौन सा अलाउंस हो गया, ये कौन सा परक्यूजिट्स हो गया, ये परक्यूजिट कौन सा हो गया, ये मॉनेटरी परक्यूजिट्स हो गया, ठीक है। बट अगर फ्री मेडिकल फैसिलिटी दिया तो कौन सा, नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर अभी कुछ केसेस देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ परक्यूजिट, क्या ट्रीटमेंट दो गया, तो मान लो आपको तुम्हारा एम्प्लॉई जो है वो क्या दे रहा है, आपको मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है, क्या दे रहा है, मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है। अब मेडिकल फैसिलिटी आप कहाँ पे ले रहे हो भाई, ट्रीटमेंट इन इंडिया करवा रहे हो, ठीक है। तो अगर आपकी ट्रीटमेंट इंडिया में हो रही है और ट्रीटमेंट 3 हॉस्पिटल में हो रही है, कौन कौन से हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या तो एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल में, या तो फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में हो रहा है, तो उसका खर्चा जितना भी रिइंबर्स किया रहेगा, दैट खर्चा फुल्ली एग्जेम्प्ट। वो जितना भी ट्रीटमेंट का जो भी खर्चा हुआ रहेगा उसने एम्प्लॉयर ने भरा रहेगा, तो दैट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। बट अगर किधर और जगह पे हुआ तुम्हारा ट्रीटमेंट, मान लो लीलावती हॉस्पिटल के अंदर किया, नानावटी हॉस्पिटल के अंदर किया, सो दैट अमाउंट विल बी व्हाट, फुल्ली टैक्सेबल। वो अमाउंट क्या रहेगा, फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरी मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए मुझे यहाँ से आउट ऑफ इंडिया जाना पड़े, हाँ तो जाना, मैंने कितना मना किया। आउटसाइड इंडिया अगर आप जा रहे हो, ठीक है, तो पहले ये चेक करेंगे कि वो बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट कौन उठा रहा है, बेनिफिट ऑफ स्टे क्या है, और बेनिफिट ऑफ ट्रैवल। 3 चीजें देखनी चाहिए, बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट, बेनिफिट ऑफ स्टे एंड बेनिफिट ऑफ व्हाट, ट्रैवल, ठीक है। बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट और बेनिफिट ऑफ स्टे सिर्फ और सिर्फ 2 जन के लिए, किसके लिए, एक तो पेशेंट और दूसरा कौन, उसका अटेंडेंट जो रहेगा वो, ठीक है। बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट एंड बेनिफिट ऑफ स्टे एग्जेम्प्ट अप टू द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई, आरबीआई जितना लिमिट देगा उतना ही एग्जेम्प्ट रहेगा। बेनिफिट ऑफ ट्रैवल जो है वो तुमको एग्जेम्प्ट रहेगा प्रोवाइडेड योर जीटीआई इज अप टू ₹2 लाख। जीटीआई मतलब क्या, ग्रॉस टोटल इनकम इज अप टू ₹2 लाख। अगर 2 लाख का जीटीआई है तो इट विल बी एग्जेम्प्ट, अदरवाइज इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पे करता है एम्प्लॉयर तुम्हारा, तो इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट फॉर यू, ठीक है। एग्जेम्पशन फॉर द ट्रीटमेंट इज अलाउड फॉर द एम्प्लॉय, स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट एंड रिलेटिव। ट्रीटमेंट का जो एग्जेम्पशन है वो किसके किसके लिए है, किसके किसके लिए, तो उसके लिए बोला हुआ है भाई, एम्प्लॉय के लिए, उसके स्पाउस के लिए, उसके चिल्ड्रन के लिए, या तो फिर डिपेंडेंट रिलेटिव। अभी डिपेंडेंट रिलेटिव मतलब क्या, एकदम क्लोज रिलेटिव होना चाहिए। एकदम क्लोज बोले तो माई बाप, भाई बहन, मदर फादर ब्रदर सिस्टर, वही होने चाहिए और कोई नहीं, ठीक है। अभी देखो क्या लिखा हुआ है, एग्जेम्पशन ऑफ अ स्टे एंड ट्रैवल, जो तुमको स्टे एंड ट्रैवल का जो बेनिफिट मिल रहा है ना, वो ट्रैवल का बेनिफिट और स्टे का बेनिफिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पेशेंट और एक अटेंडेंट उसको ही मिलेगा, ठीक है। पता चला ट्रीटमेंट के नाम पे पूरी फैमिली को तुम घुमाने लेके जा रहे हो, ऐसा नहीं करने का भाई, ठीक है। सो दिस इज अबाउट मेडिकल फैसिलिटी। फिर दूसरा वो तुमको क्या दे सकता है, लीव ट्रैवल कंसेशन दे सकता है, तुमको घूमने का खर्चा वो प्रोवाइड करेगा। तो घूमने का खर्चा जो प्रोवाइड करेगा दैट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(5). अब वो कैसे ट्रैवल कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप एयर से ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तो एयर से ट्रैवल करने के लिए उन्होंने क्या बोला, एग्जेम्प्ट अमाउंट विल बी व्हाट, एक्चुअल एक्सपेंस और इकोनॉमी क्लास का फेयर विच एवर इज लोअर, ठीक है। मान लो आपको 10,000 रुपया दिया, बोला भाई टिकट विकेट निकालने के लिए ले 10,000 रुपया ले, ठीक है। अब आपका एक्चुअल टिकट हुआ 8,000 रुपए का, और इकोनॉमी क्लास का फेयर बोलता है 3,000 रुपया, तो 8,000 और 3,000 विच एवर इज लेस, तो इसमें से कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 3,000 लेस हो जाएगा, बाकी का 7,000 रुपया क्या हो जाएगा बेटा, टैक्सेबल। इसकी ट्रीटमेंट ऐसे होगी। ट्रीटमेंट बाय एनी अदर मोड, अगर कोई दूसरा मोड से जा रहे हो, दूसरा मोड मतलब क्या, एयर के अलावा कोई भी रोड से जा रहे हो, रेलवे से जा रहे हो, कैसे भी जाओ, ठीक है। जहां पे रेलवे फैसिलिटी अगर अवेलेबल है, अगर रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है मतलब आप रेलवे से गए, तो उसके लिए क्या बोला, एग्जेम्प्ट अमाउंट विल बी व्हाट, एक्चुअल एक्सपेंस और फर्स्ट क्लास रेलवे एसी फेयर विच एवर इज लेस। एक्चुअल एक्सपेंस आप कितना इंकर कर रहे हो वो, और फर्स्ट क्लास एसी फेयर का जो खर्चा रहेगा वो विच एवर इज लोअर विल बी अलाउड एज एग्जेम्पशन। बट अगर रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो फिर ये चेक करो कि वहां पे आप कैसे जा सकते हो, मतलब रोड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, रोड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दैट इज आरटीपी, ठीक है। अभी ये आरटीपी का मतलब ऐसा मत समझना रोड ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट मैंने इसके लिए बोला भाई तू रेलवे से नहीं जा सकता, एयर से नहीं जा सकता, तो कैसे जाएगा, रोड से ही जाएगा। बट रोड से जाने के लिए क्या वहां पे रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट है, रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट मतलब क्या गवर्नमेंट ने कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी हुई है वहां पे, अगर वो अवेलेबल है
तो फिर आपका एग्जाम क्या रहेगा, आपका एग्जामेशन का अमाउंट रहेगा एक्चुअल एक्सपेंसेस और डिलक्स क्लास बस फेयर विच एवर इज लेस। अमाउंट क्या रहेगा बेटा, वापस से क्या रहेगा, एक्चुअल एक्सपेंसेस और डिलक्स क्लास फेयर विच एवर इज लेस। बट अगर मान लो आरटीपी फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल, मतलब रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वहां पे नहीं है, तो फिर क्या करोगे यार, तो फिर एग्जाम्ड अमाउंट विल बी व्हाट, एक्चुअल एक्सपेंसेस और फर्स्ट क्लास रेलवे फेयर ऑफ अ सिमिलर डिस्टेंस विच एवर इज लेस। एक्चुअल एक्सपेंस और फर्स्ट क्लास रेलवे फेयर ऑफ सिमिलर डिस्टेंस विच एवर इज लेस। ठीक है, अभी एलटीसी का एग्जाम्शन आपको कब मिलेगा, किसके लिए मिलेगा, तो भाई एम्प्लॉय के लिए मिलेगा, स्पाउस के लिए मिलेगा, चिल्ड्रन के लिए मिलेगा और डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए मिलेगा। डिपेंडेंट रिलेटिव वापस से सेम, मदर फादर ब्रदर सिस्टर, इनके लिए। अब ये जो चिल्ड्रन है ना, चिल्ड्रन इधर कुछ उन्होंने फंडा किया हुआ है। चिल्ड्रन के लिए क्या बोला मालूम है, एलटीसी इज अवेलेबल ओनली फॉर 2 चिल्ड्रन, खाली 2 चिल्ड्रन के लिए, ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 1998। मतलब 1 अक्टूबर 1998 के बाद अगर उनका बॉर्न है तो सिर्फ 2 चिल्ड्रन के लिए ही अवेलेबल है। ठीक है, अभी मान लो फर्स्ट टाइम का जो डिलीवरी है उसमें फर्स्ट चाइल्ड हुआ, 1 चाइल्ड, सेकंड टाइम के डिलीवरी में ट्विंस हुए। ठीक है, तो टोटल कितने चिल्ड्रन हुए, 3। तो इसको क्या बोलेंगे, पूरा का पूरा एग्जाम्शन अलाउड, क्योंकि इसको मानेंगे एक ही चाइल्ड है। बट फर्स्ट टाइम में तुमको ट्विन हो गया और सेकंड टाइम के अंदर 1 चाइल्ड हुआ, तो टोटल कितने चाइल्ड हुए, 3। तो एग्जाम्शन किसके लिए, ओनली फॉर 2 चाइल्ड्स। ठीक है, एलटीसी एग्जाम्शन इज अवेलेबल फॉर 2 years ड्यूरिंग द ब्लॉक ऑफ 4 years, मतलब 4 साल का ब्लॉक है, उस 4 साल के ब्लॉक के अंदर कोई भी 2 साल के अंदर आप ले सकते हो एलटीसी का एग्जाम्शन। ठीक है, वो लोग कभी कभी ऐसा लिख के देते हैं, दिस इज द ब्लॉक ऑफ फर्स्ट ईयर, या तो दिस इज द ब्लॉक इन द 4 years का ब्लॉक, दिस इज सेकंड ईयर, या तो ऐसा लिखेगा दिस इज द 4 year का ब्लॉक एंड इन विच दिस इज थर्ड ईयर। तो एलटीसी जो भी मिला दैट एलटीसी विल बी फुल्ली एग्जाम्प्ट, फुल्ली टैक्सेबल। 4 साल के ब्लॉक पीरियड के अंदर मान लो वो तीसरा साल है और तीसरे साल के लिए वो एलटीसी क्लेम करना चाहता है, तो एलटीसी का एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि एलटीसी का एग्जाम्शन आपको खाली 2 साल के लिए मिलता है इन द ब्लॉक ऑफ 4 साल। आई होप दिस इज क्लियर बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, लंच फैसिलिटी। अगर आपको एम्प्लॉय वहां पे घर पे आपके, सॉरी घर पे नहीं, जो आपके ऑफिस प्रीमाइसेस है वहां पे अगर आपको लंच और डिनर फैसिलिटी अगर आपको प्रोवाइड की जाती है, तो दैट विल बी एग्जेम्प्ट अप टू रुपीज व्हाट 50 पर मील। दैट विल बी एग्जेम्प्ट अप टू व्हाट रुपीज 50 पर मील इफ द लंच इज प्रोवाइडेड इन द ऑफिस प्रीमाइसेस और थ्रू द पेड वाउचर। ठीक है, टी कॉफी वगैरह मिला तो वो तो रिफ्रेशमेंट होता है, तो इट विल नॉट बी टैक्सेबल। ठीक है, रिमोट एरियाज के अंदर अगर आप हो तो रिमोट एरिया के अंदर अगर आपको लंच मिला तो दैट विल बी नॉट टैक्सेबल। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, इंटरेस्ट बेनिफिट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट बेनिफिट? इंटरेस्ट बेनिफिट का मतलब होता है, मान लो अगर मैं बार लोन लेने जाता हूँ तो मुझे 12% इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है, बट अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझे लोन देगा तो वो बोलता है मैं तुमको 60% लोन दूंगा, तो 12% माइनस 60% कितना हुआ, 5%। ये 5% मेरा हो गया इंटरेस्ट लोन बेनिफिट। ये क्या हो गया मेरे को, इंटरेस्ट बेनिफिट हो गया। अब ये इंटरेस्ट बेनिफिट पहले आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट कैसे करें सर, जो भी लोन अमाउंट है वो लोन अमाउंट पे। ठीक है, अगर आपका लोन अमाउंट 20,000 रुपया तक है ना, ठीक है भाई, इंटरेस्ट बेनिफिट को भूल जाओ, दैट इंटरेस्ट बेनिफिट इज फुल्ली एग्जाम फॉर यू। ठीक है, बट अगर आपने लोन 20,000 रुपए से ज्यादा लेके रखी हुई है तो इंटरेस्ट बेनिफिट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। अब इंटरेस्ट बेनिफिट का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो ये जो रेट लोगे ना, ये रेट कौन सा लोगे, ये रेट एसबीआई का रेट लेने का। कौन सा रेट लेने का, एसबीआई का रेट लेने का। और ये कौन सा रेट रहेगा, ये तुम्हारा एक्चुअल रेट रहेगा। ये कौन सा रेट रहेगा बेटा, एक्चुअल रेट। ठीक है, तो इंटरेस्ट बेनिफिट विल बी इक्वल्स टू लोन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय एसबीआई रेट माइनस एक्चुअल रेट। इंटरेस्ट बेनिफिट ऑन लोन टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड डिसीज इज फुल्ली एग्जाम्प्ट। अगर कोई पर्टिकुलर डिसीज, मान लो डायबिटीज, कैंसर, ऐसा कोई डिसीज है और उसके लिए अगर आपने लोन लिया हुआ है तो दैट विल बी फुल्ली एग्जाम्प्ट। ठीक है, उसके बाद गिफ्ट है, अगर आपको कोई गिफ्ट मिला हुआ है एम्प्लॉयर के पास से, तो अगर कैश में मिला तो दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। बट अगर इन काइंड है, ठीक है, घड़ी, वॉच मिल गया, वाउचर मिल गया, ऐसा कुछ भी मिल गया, तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू देखने का। उसका फेयर मार्केट वैल्यू अगर 5,000 तक है, 5,000 से कम है, सो इट विल बी फुल्ली एग्जाम। अगर 5,000 या तो 5,000 से ज्यादा है तो इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, नेक्स्ट एजुकेशन फैसिलिटी। एजुकेशन फैसिलिटी वो किसको प्रोवाइड कर रहा है वो देखने का। एजुकेशन फैसिलिटी अगर एम्प्लॉय के लिए तो इट विल बी फुल्ली एग्जाम। चिल्ड्रन के लिए तो इट विल बी एग्जाम अप टू ₹1,000 पर मंथ पर चाइल्ड, अगर वो खुद का इंस्टीट्यूट होगा या तो फिर अदर इंस्टीट्यूट वेयर द एम्प्लॉयर हैज अ टाई अप। ठीक है, 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड। मेक श्योर दैट डू नॉट कंफ्यूज दिस विद द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, उसके साथ उसको कंफ्यूज मत कर देना। ठीक है, 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड, अगर वो एम्प्लॉयर का खुद का इंस्टीट्यूट होगा या तो फिर उसका ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जिसके अंदर उसका कोई पार्टिसिपेंट।
हो, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज है तो उस कॉलेज के अंदर वो ट्रस्टी वगैरह कुछ है, ठीक है, उसका टाइप होना चाहिए, अदरवाइज दैट विल बी व्हाट फुल्ली एग्जाम। और यहाँ पे नो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जैसे उधर था मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, बराबर, वैसे यहाँ पे कोई लिमिट नहीं। अदर फैमिली मेंबर के लिए, स्पाउस वगैरह के लिए रहेगा तो इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कम्स, दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस से इसको कंफ्यूज मत करना। हाउस रेंट अलाउंस इज अ डिफरेंट थिंग। हाउस रेंट अलाउंस मतलब मैं रेंट पे रह रहा हूँ और मुझे कॉम्पेंसेट करने के लिए वो लोग पैसा दे रहे हैं। इधर क्या हो रहा है, हाउस अकोमोडेशन मेरा ऑफिस ही मेरे को प्रोवाइड कर रहा है, घर, ठीक है। तो अगर हाउस मेरे को प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो टैक्सेबल वैल्यू विल बी इक्वल्स टू व्हाट, रेंट एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, ओके। रेंट एज पर गवर्नमेंट रूल्स वो लोग ने क्वेश्चन में दिया होगा अपने को, तो उसका कोई टेंशन लेने का अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर अदर कोई एम्प्लॉई है, मतलब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो एम्प्लॉयर का खुद का हाउस है या फिर रेंटेड हाउस है, वो चेक करेगा। अगर उसका खुद का हाउस है तो हम लोग क्या करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 7.5% और 10% और 15% ऑफ द सैलरी। 7.5%, 10% और 15% ऑफ व्हाट, सैलरी। सर व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी ओवर हियर? इधर सैलरी का बहुत बड़ा डेफिनेशन। इधर सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक सैलरी, डीए इन टर्म्स, अदर टैक्सेबल अलाउंस, बोनस, कमीशन, अदर मॉनेटरी इनकम एक्सक्लूडिंग परक्यूजिट। परक्यूजिट को नहीं लेने का, बाकी सबको ले लेने का। बेसिक सैलरी, डीए इन टर्म्स, अदर टैक्सेबल अलाउंसेस, बोनस एंड कमीशन, ठीक है। और अदर मॉनेटरी इनकम जो भी रहेगा वो सारी के सारी इनकम। अदर मॉनेटरी इनकम मतलब सैलरी के हेड में जो मॉनेटरी इनकम आ रही होगी वो, बट परक्यूजिट को कंसीडर नहीं करने का, ठीक है। ये करके तुमको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। उस सैलरी का क्या निकालो, 7.5% या तो 10% या तो 15%। सर व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस? 7.5, 10 और 15 कौन सा बेसिस पे निकाले? जिस सिटी में आप रहते हो, ठीक है, वहां का पॉपुलेशन देखा जाएगा। अगर पॉपुलेशन 10 लाख तक है तो 7.5%, 10 लाख से लेके अगर पॉपुलेशन 25 लाख तक है तो 10%, और अबव 25 लाख है तो 15%। जैसे मुंबई के अंदर है तो अबव 25 लाख है तो कितना लोगे, 15%, ठीक है। रेंटेड वैल्यू कैसे, रेंटेड अगर हाउस है, अगर वो हाउस रेंटेड है तो रेंटेड हाउस के लिए क्या करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 15% ऑफ द सैलरी और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर व्हिचएवर इज लेस। रेंटेड हाउस मतलब क्या, एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया और फिर वो रेंटेड हाउस तुमको रहने के लिए दिया, तो वो चीज। अभी ऐसा हो सकता है कि तुमको घर के साथ साथ वो क्या दे, फर्नीचर भी दे। तो अगर तुमको फर्नीचर देगा तो डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन कॉस्ट इफ इट इज ओन फर्नीचर। अगर वो फर्नीचर भी रेंट पे लेके आया हुआ रहेगा तो हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। और अगर तुमसे इस दौरान अगर तुमसे कोई भी वो रेंट चार्ज करेंगे तो वो रेंट को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। Rent charge from the employee. This is the most important area where the student makes the mistake. Please बेटा इसको भूलना मत, ठीक है। बहुत सिंपल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए रेंटेड एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। एम्प्लॉयर का खुद का हाउस दिया तो 7.5% और 10% और 15% ऑफ द सैलरी, ठीक है। सैलरी के अंदर का क्या आएगा, बेसिक सैलरी आएगा, डीए आएगा, बोनस आएगा, कमीशन आएगा, अदर मॉनेटरी इनकम्स आएगी, ठीक है। और डीए भी कौन सा आएगा, अदर डीए इन टर्म्स वाला आएगा, ठीक है। और अदर टैक्सेबल जितने अलाउंसेस है वो सारे के सारे आ जाएंगे। अगर वो रेंटेड हाउस है तो क्या 15% ऑफ द सैलरी और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर व्हिचएवर इज लेस। अगर फर्नीचर प्रोवाइड कर रहे हैं तो अगर उसका खुद का फर्नीचर है तो डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ले लेने का, और वो भी कौन सा, ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एसएलएम बेसिस, ठीक है। अगर खुद का फर्नीचर है, अगर वो फर्नीचर भी उसने रेंट पे लिया होगा तो रेंटेड जो भी रहेगा वो चीज। और अगर इस दौरान अगर वो तुमसे कोई रेंट चार्ज करता है तो वो रेंट को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज होगी। चलो आगे बढ़े। अभी सैलरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये जो ऊपर जो सैलरी लिखा है उस सैलरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। परक्यूजिट को नहीं लेने का, डीए नॉट इन टर्म्स को नहीं लेने का, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का सैलरी लेने का, नो पास्ट नो फ्यूचर, ठीक है। सिर्फ प्रेजेंट का ही लेने का, ठीक है। सैलरी शुड बी कैलकुलेट फ्रॉम द फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विद द हाउस इज ऑक्यूपाइड। मतलब तुम भले उसके पास 12 महीने के लिए हो, तुम 12 महीने से उसके पास हो, बट तुमने ये जो हाउस है ना वो सिर्फ 6 महीने के लिए ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, तो ये जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ 6 महीने का ही कैलकुलेशन करने का, पूरे साल भर का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर एम्प्लॉई एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के पास है, ठीक है, तो सैलरी के लिए सबका कंसिडर करने का, ठीक है। नेक्स्ट 6वां पॉइंट, पीएफ कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट शुड नॉट बी कंसीडर्ड इन सैलरी। पीएफ का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट जो है वो उसमें कंसीडर नहीं होगा। लमसम अमाउंट रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट लाइक द ग्रेच्युटी, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन एक्सेट्रा शुड नॉट बी कंसीडर्ड, ठीक है। वो सारी चीजें कंसीडर नहीं होगी। अगर आपको होटल अकोमोडेशन मिलता है, ठीक है, होटल अकोमोडेशन मतलब क्या, आप कहीं पे बाहर गए, ठीक है, ऑफिस के काम से बाहर गए और आपको मान लो मुंबई के अंदर आप काम करते हो, आपको जयपुर भेजा गया ऑफिस के काम से, तो जयपुर के अंदर आपको रहने के लिए होटल अकोमोडेशन मिला, तो उस होटल अकोमोडेशन के लिए भी आपको क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा। बट कैसे मिलेगा, यहाँ पे देखो,
If an employee, whether government or non-government, is provided an accommodation in hotel, then taxable value shall be as follows. अब taxable value कैसे निकालोगे सर? 20% of the salary or rent paid by the employer to the hotel, whichever is less. और whichever is less में से आप क्या, अगर आपके पास से कोई रेंट चार्ज हुआ है तो उसको क्या कर दो, लेस कर दो. ठीक है. अब नोट क्या लिखा हुआ इधर देखो. If the employee is transferred to some other place and he is provided an accommodation in a hotel at other place, then the stay in hotel is up to 15 days is exempt. 15 दिन के लिए वो exemption. ठीक है. 15 दिन के लिए वो एग्जाम हो जाएगा. 15 दिन से ज्यादा का है तो फिर उसकी टैक्सेबिलिटी आ जाएगी. ठीक है. अब मूवेबल एसेट अगर आपको यूज करने देते हैं तो मूवेबल एसेट अगर आपको दिया तो मूवेबल एसेट देखा जाएगा कि कंप्यूटर या तो लैपटॉप दिया है तो भाई वो तो जरूरी होता है, तो इट विल बी फुल्ली एग्जाम. कार दिया तो कार के लिए तो अलग से ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी भाई. और कोई भी दूसरा अगर एसेट दिया, मान लो आपको वॉशिंग मशीन दिया, फ्रिज दिया, ऐसा कोई भी एसेट दिया, ठीक है, सो दैट विल बी टैक्सेबल अमाउंट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन कॉस्ट if the asset is owned by the employer, or higher charges paid by the employer if the asset is hired by employer. ठीक है. हायर चार्जेस जो एम्प्लॉयर को पे करना पड़ेगा वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा. अब अगर आपको कार फैसिलिटी उन्होंने दिया, और कार फैसिलिटी देते वक्त ये चेक करने का कि वो कार फैसिलिटी कैसा है, फुल्ली ऑफिस यूज के लिए, ऑफिस टू रेसिडेंस के लिए, या तो फुल्ली प्राइवेट यूज के लिए, या तो पार्टली ऑफिस एंड पार्टली प्राइवेट यूज के लिए, तो वो देखेंगे. पहला चीज, फुल्ली ऑफिस यूज के लिए. यार मेरे को कार मिला है पर वो ऑफिस के काम के लिए ही है, तो कोई बेनिफिट है क्या? नहीं. नो बेनिफिट तो नो टैक्स. ऑफिस टू रेसिडेंट, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर. डू नॉट कंफ्यूज दिस विद द कम्यूटेशन अलाउंस. ठीक है. मैं जहां पे जैसा बोला, डू नॉट कंफ्यूज. बेटा कंफ्यूज होते हैं लोग इसलिए बोल रहा हूँ. ऑफिस टू रेसिडेंस के लिए दिया तो इट विल बी व्हाट, फुल्ली एग्जेम्प्ट. सॉरी, इट इज नॉट टैक्सेबल, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. ठीक है. इट विल बी फुल्ली एग्जाम, क्योंकि सिर्फ ऑफिस और रेसिडेंस, रेसिडेंस ऑफिस उसके लिए ही है वो. बट पूरा का पूरा अगर प्राइवेट यूज के लिए दिया तो फिर क्या करने का, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% चार्ज करेगा. डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% विल बी व्हाट, टैक्सेबल अमाउंट टू यू. और द हायर चार्जेस अगर वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो, फिर रनिंग मेंटेनेंस चार्जेस अगर वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो उसको भी ऐड करो. फिर ड्राइवर का सैलरी वगैरह है तो उसको भी क्या करो, तुम लोग ऐड करो. ये सारी अमाउंट ऐड कर दी तो उधर क्या आ जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा. ठीक है. ये जो टैक्सेबल अमाउंट है, दिस विल बी टैक्सेबल फॉर यू एज अ कार का परक्यूजिट वैल्यू. ठीक है. अब पार्टली ऑफिस एंड पार्टली प्राइवेट यूज के लिए तो फिर क्या करोगे सर, पार्टली ऑफिस एंड प्राइवेट यूज के लिए तो क्या करोगे, तो फिर वो कार पहले हम लोग चेक करेंगे कौन ओन कर रहा है. कार इज ओन बाय एम्प्लॉई और कार इज ओन बाय एम्प्लॉयर. अगर एम्प्लॉय खुद ओन कर रहा है और उसके जो एक्सपेंस है अगर वो एम्प्लॉय खुद बेयर कर रहा है तो इग्नोर, भाई मेरा ही कार है, मैं ही यूज कर रहा हूँ. ठीक है. बट अगर पेड बाय एम्प्लॉयर है, ठीक है, तो पेड बाय एम्प्लॉयर है तो टैक्सेबल अमाउंट विल बी व्हाट, टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर माइनस द फिक्स अमाउंट फॉर द ऑफिस यूज, 1800 और रुपीस 2400 पर मंथ. थोड़ी देर बाद में इसके ऊपर आता हूँ. 1800 और 2400 पर मंथ. ठीक है. अगर एम्प्लॉयर ने ओन करके रखी हुई कार, ठीक है, तो उसके एक्सपेंसेस कौन बेयर कर रहा है वो चेक करो. अगर वो एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय पे कर रहा है तो टैक्सेबल अमाउंट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, रुपीस 600 पर मंथ इफ द कार इज अप टू 1600 सीसी. कितना, रुपीज 600 पर मंथ इफ द कार इज अप टू 1600 सीसी. ठीक है. और रुपीज 900 पर मंथ इफ द कार इज व्हाट, मोर देन 1600 सीसी. बट यही एक्सपेंसेस अगर एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है, कार भी एम्प्लॉयर का, एक्सपेंस भी एम्प्लॉयर बेयर करे, तो फिर ये अमाउंट को बढ़ा देगा. 600 से कितना कर दिया, 1800 रुपया पर मंथ कर दिया फॉर 1600 सीसी तक का कार. और 2400 पर मंथ इफ द कार इज मोर देन 1600 सीसी. ठीक है. तो ये देखो, ये जो फिगर है 1600 सीसी वाला जो फिगर है वही चीज इधर दिया है, 1800 एंड 2400. ठीक है. ऑल दी अमाउंट शुड बी इंक्रीज बाय, ये जितनी भी अमाउंट लिखी है ये सारी की सारी अमाउंट को इंक्रीज कर देने का अगर वो ड्राइवर प्रोवाइड करेगा ना तो. और वो ड्राइवर प्रोवाइड करेगा इन द सेंस वो ड्राइवर की सैलरी कौन बेयर करने वाला है, ड्राइवर की सैलरी एम्प्लॉयर बेयर कर रहा रहेगा तो उसको क्या कर देगा, ऐड कर देगा. कितने से ऐड करेगा, 900 रुपए से ये सारी अमाउंट को क्या कर देने का बेटा, बढ़ा देने. ठीक है. मतलब अगर ड्राइवर आया तो 600 प्लस 900, 1500 रुपया पर मंथ के हिसाब से क्या हो जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू बन जाएगी. आई होप इट इज क्लियर. क्लियर है. चलो नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट. ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस. आपको जो मूवेबल एसेट आए थे, मान लो आपको कार आया या जो भी कंप्यूटर लैपटॉप जो कुछ भी आया, ठीक है, तो आपको जो मूवेबल एसेट आए थे, अब वो मूवेबल एसेट जो ट्रांसफर करेगा, ठीक है, तो ट्रांसफर करने के ऊपर आपको कैसे टैक्सेबल अमाउंट कैसे आएगी, टैक्सेबल अमाउंट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, WDV माइनस सेलिंग प्राइस.
WDV में से क्या करो, सेलिंग प्राइस माइनस कर दो, ठीक है। अब WDV कैसे कैलकुलेट करोगे, तो WDV के लिए उन्होंने बोला कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 50%। याद है कंप्यूटर लैपटॉप जब आया था तो कुछ टैक्सेबल नहीं बोला था, बट बेचोगे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 50%, और डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से लगाने का, WDV मेथड से। अगर वो कार है तो WDV माइनस सेलिंग प्राइस, सब में फॉर्मूला सेम, WDV माइनस सेलिंग प्राइस, WDV माइनस सेलिंग प्राइस, खाली फंडे अलग अलग। इधर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन एट 20%, कौन सा मेथड, WDV में। बट अगर कोई अदर असेट्स है तो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट व्हाट, 10%, कौन सा मेथड, SLM मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड बेटा, SLM मेथड, ठीक है। ये ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट कौन कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, एम्प्लॉयर मुझे ट्रांसफर कर रहे हैं, तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन शुड बी कैलकुलेटेड फॉर द कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज बाय द एम्प्लॉयर अप टू द डेट ऑफ ट्रांसफर टू द एम्प्लॉय, ठीक है। ये नया नवेला तुमको नहीं दिया अभी उन्होंने, ठीक है। ये यूज ऑफ मूवेबल एसेट था, ये ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। मेरे पास एसेट पड़ा हुआ है, अब वो एसेट आज के बाद तेरा हो जाएगा, तेरा हो जाएगा तो मुझे यहाँ से तेरे को ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, तो वो जो ट्रांसफर के वक्त पे टैक्सेबल ये अमाउंट है, ठीक है। द डेट ऑफ ट्रांसफर टू द एम्प्लॉय, पार्ट ऑफ द ईयर शुड बी इग्नोर, पार्ट ऑफ द ईयर शुड बी व्हाट, इग्नोर। Calculated for the completed year starting from the date of purchase by the employer up to the date of transfer to the employee, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अगर आपको कोई एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान देता है तो टैक्सेबल अमाउंट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। आपको पता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान मतलब बार मार्केट के अंदर मेरे शेयर का प्राइस अगर 500 रुपया है तो उसको मैं तुझे 200 रुपए में दूंगा, तो यू आर गेटिंग अ बेनिफिट ऑफ हाउ मच, 300 रुपया। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द रेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन मतलब 500 रुपया, मेरा इश्यू प्राइस कितना, 200 रुपया, तो तेरे को बेनिफिट कितना हुआ, 300 रुपया, तो वो बेनिफिट हुआ, दैट बेनिफिट विल बी टैक्सेबल, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर द ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज के लिए अगर आपने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दिया हुआ है, ठीक है, सो दैट विल बी व्हाट, फ्री टिकट जैसा कुछ दिया, तो रेलवे एंड एयरलाइन वाले एम्प्लॉइज है तो उसके लिए फुल्ली एग्जाम, अदर बाकी के एम्प्लॉइज है तो उसके लिए फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत करना ट्रांसपोर्ट अलाउंस है जो 70% ऑफ द अमाउंट ऑफ रुपीस 10,000 लिखा था, व्हिचएवर इज लेस, उसके साथ इसको कंफ्यूज मत कर देना। अगर आपको गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई ये सब कुछ अगर आपको मिला हुआ है तो बेटा ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है आपके एम्प्लॉयमेंट के लिए। बाकी कोई भी परक्यूजिट मिला तो दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। कुछ परक्यूजिट दिए हुए जो फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेंगे, कौन कौन से परक्यूजिट, जैसे टेलीफोन बिल और मोबाइल बिल पेड और रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर अगर है, स्कॉलरशिप टू द एम्प्लॉयर चिल्ड्रंस है, goods sold by an employer to an employee at a reasonable price, ठीक है, and tax on non-monetary perquisite paid by the employer। अगर नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट आपको है तो उसके ऊपर एम्प्लॉयर को टैक्स भर रहा है, ठीक है। एम्प्लॉयर अगर टैक्स भर के दे रहा है तुमको, ठीक है, तो वो जो परक्यूजिट्स है वो सारे के सारे परक्यूजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, प्रोफेशन टैक्स का एक पॉइंट है। प्रोफेशन टैक्स मतलब क्या, प्रोफेशनल टैक्स जो आपको भरने का रहता है, ठीक है, जनरली वो 2,500 रुपए तक का रहता है पूरे साल भर का, तो वो प्रोफेशन टैक्स आपकी सैलरी में से डिडक्ट होता है, ठीक है। वो बंदा गवर्नमेंट को क्या करता है, एम्प्लॉयर क्या करता है, गवर्नमेंट को पे करता है आपके बिहाफ पे, ठीक है। तो वो प्रोफेशन टैक्स आपके सैलरी में से कट होता है, तो वो आपके पहले डिडक्ट हो जाएगा सैलरी में से, तो उसको आप ग्रॉस सैलरी में ऐड करवा दोगे और आपको डिडक्शन मिल जाएगा। उसका डिडक्शन कैसे मिलेगा, डिडक्शन अलाउड अंडर व्हाट, सेक्शन 16, ठीक है। अगर वो पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, आपको पे तो आपको ही करना रहता है, बट अगर वो एम्प्लॉयर पे करता है तो इट विल बी फर्स्ट टैक्सेबल टू यू एंड देन द डिडक्शन विल बी अलाउड टू यू। इफ इट इज पेड बाय द एम्प्लॉय देन ओनली डिडक्शन, बिकॉज ये आपको जॉब मिला हमारे स्टेट के अंदर, इसलिए आपको ये टैक्स भरना पड़ता है, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स का ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है पे स्केल का कॉन्सेप्ट होता है। पे स्केल का कॉन्सेप्ट मतलब मान लो आपकी सैलरी ऐसे लिखी है 10,000, 10,000, 13,000, 1500, 16,000, 2,000, 20,000, 30,000। अभी ये क्या लिखा है सर, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी इसका मतलब क्या है, 10,000 से सैलरी, अभी ये पूरे जब भी आप एंट्री लोगे बिजनेस के अंदर, मतलब मेरे एम्प्लॉयमेंट में जब भी आप आए, मान लो आप मेरे पास ज्वाइंट हुए 1 जुलाई 2016 को आप मेरे पास ज्वाइंट हुए, या तो मान लो 1 जुलाई 2012 को आप मेरे पास ज्वाइंट हुए, तो इधर से लेके पूरे साल भर तक गिनो, साल भर तक आपका सैलरी रहेगा 10,000, फिर उसका सैलरी हम बढ़ाएंगे 1,000 रुपए से, फिर जब तक 13,000 नहीं होता ना तब तक 1,000 रुपए सैलरी बढ़ते जाएगा। फिर जैसे 13,000 सैलरी हो गया ना, फिर उसके नेक्स्ट ईयर से हम 1,500 रुपए से सैलरी बढ़ाना चालू करेंगे। फिर जब तक 16,000 नहीं होगा ना तब तक हम बढ़ाते जाएंगे। फिर जैसे ही 16,000 हो गया ना, फिर 2,000 से हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसका कैलकुलेशन देखो बेटा यहाँ पे दिया हो,
1 जुलाई 2012 से लेकर 30 जुलाई 2013 तक उसकी सैलरी 10,000, फिर 1,000 रुपए से बढ़ाई, ठीक है, इधर 1,000 रुपए से बढ़ाया तो इधर कितना 11,000, फिर इधर 1,000 रुपए से बढ़ाया तो इधर कितना 12,000 रुपए, फिर इधर क्या हो गया 13,000 रुपया हो गया। तो 13,000 की सैलरी आ गई। अभी 13,000 के बाद कितना सैलरी बढ़ाने बोला था, 1,500 रुपया बढ़ाने बोला, तो 1,500 रुपया बढ़ाने बोला था, तो इधर 1,500 अगर बढ़ गया तो इधर कितना आ गया 14,500, ठीक है। 1 जुलाई 2016 से लेकर 30 जून 2017 और 1 जुलाई 2015 से 30 जून 2016। मुझे असेसमेंट है 17-18 के लिए, अगर ये कैलकुलेट करना है, दैट इज प्रीवियस है 16-17 के लिए, तो इधर 1 अप्रैल 2016 कवर होगा और इधर 31 मार्च 17 कवर होने वाला। तो आधा सैलरी इधर, आधा सैलरी इधर, 3 महीना इधर, 9 महीना इधर, ऐसे करके ये सैलरी कैलकुलेट होता है, ठीक है। सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड विद द रिविजन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। जितना हो सका उतना, थोड़ा फास्ट भी गया, थोड़ा डिटेल में भी गया, जितना पॉसिबल था उतना मैंने किया, ठीक है। अब आपका काम है अच्छे तरीके से पढ़ो, ठीक है, अच्छे तरीके से इसको एनालाइज करके इसके जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन सॉल्व करो। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। यू कैन फॉलो माय टेलीग्राम चैनल फॉर द एमसीक्यू पर्पस आल्सो, ठीक है। ये मेरा रिवीजन इसका कंप्लीट हो चुका है, तो अभी मैं इसके एमसीक्यूज पुट डाउन करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल आल्सो, ठीक है। बट रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो टिल द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स। ये वीडियो आप कभी भी देख सकते हो, यूट्यूब पे ये वीडियो रहेगा आपके अटेम्प्ट तक। नवंबर 2020 अटेम्प्ट जब तक नहीं आता, दिसंबर 2020 अटेम्प्ट जब तक नहीं आता, तब तक ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे ही रहेगा, ठीक है। आप रिवाइज करो, अच्छा लगे तो दूसरों को भी शेयर करो। शेयर करोगे तो क्या होगा, दूसरा बंदा बेनिफिट लेगा इस चीज का, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनके एग्जाम मई में थे, मई के बाद अभी ये नवंबर में शिफ्ट होने की वजह से ऐसा हुआ कि क्लासेस तो खत्म हो चुकी रहेगी कब की, ठीक है। तो वो ब्रश अप करने के लिए टाइम आएगा, टाइम जो लगता है वो टाइम इधर सेव हो जाएगा उनका, ठीक है। तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नया कुछ टॉपिक लेके आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।